क्लास 12 कल तुम लोगों को हम बता रहे थे गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। तो अवतल का हो गया था, आज उत्तल देखेंगे। गोलीय उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का गोलीय उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो गोलीय उत्तल का मतलब पृष्ठ उभरा हुआ होगा। कल धंसा हुआ लिए थे, आज उभरा हुआ पृष्ठ देखेंगे। और ये पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है पोल, इसका सेंटर इधर होगा सी। तो पोल से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष और ये सघन माध्यम है, मान लेते हैं सघन माध्यम कांच। और ये विरल माध्यम है वायु। तो यहाँ से इस पर हम एक अभिलंब तो डालेंगे ही। मान लो यह है CAN अभिलंब है। CAN क्या है? तो अभिलंब। माना कि CAN है, माना कि CAN क्या है? अभिलंब है, जिसमें A है आपतन बिंदु, C वक्रता केंद्र और AN जो है ये अभिलंब है। अब मान लेंगे कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष पर O बिंदु पर वस्तु रखी गई है। तो वस्तु से जो P होगा वो -u दूरी पर होगा और ये जो कोण बनेगा वस्तु का उसको हम अल्फा मान लेंगे। और ये आपतित किरण है, तो जान रहे हैं कि किरण सीधे तो नहीं जाएगी, जाना तो चाहेगी सीधे, लेकिन अपवर्तन के कारण ये अपने मार्ग से विचलित होगी। तो विचलित होकर किधर मुड़ेगी? या अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी। चूंकि सघन माध्यम है, कांच का अपवर्तनांक इसको N2 हम मान रहे हैं और वायु का अपवर्तनांक क्या है? N1 है। अब बताओ ये जो किरण सीधे जाना चाहती है, क्या सीधे जाएगी? नहीं, सीधे नहीं जाएगी। ये तो आपतित किरण अभिलंब के बीच एंगल बनेगा I, जिसे हम आपतन कोण कहेंगे। वो किरण अपवर्तित होगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। तो विचलित होगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि माध्यम है सघन। आज जब सघन माध्यम है, अभिलंब की ओर झुकेगी ये किरण, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब की ओर जब झुकेगी तो इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे। इस किरण को पीछे जब बढ़ाएंगे, जहां ये किरण काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, वह बनेगा यही I पर प्रतिबिंब बनेगा और ये होगा बीटा। और देखो ये तो सीधे यह एंगल, ध्यान देना, जो कल मिस्टेक हुआ था आज ध्यान से देखना इसको। ये अपवर्तित किरण है और ये है आपतित किरण। तो I जानते हैं किसके बीच बनता है? क्या ये I है कि ये I है? अरे I नहीं, R। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एंगल जो बनता है ये है R। तो जब ये R होगा तो बताओ, अब ये तो सीधे है, यह है कि नहीं? यह भी सीधे है, तो यह एंगल क्या होगा? यह एंगल होगा R, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ध्यान देना, सीधे अभिलंब खींचा गया, किरण को सीधे हम पीछे लाए हैं, तो वह कोण हो जाएगा क्या? तो R होगा। अल्फा बीटा गामा, इसको हम गामा मान लेंगे। और अभिलंब जो आपतन बिंदु है मुख्य अक्ष से ऊंचाई h मानेंगे, इसको हम मान लेते हैं m। और ये P से जो C होगा केंद्र A+R होगा। और प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, ये तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसको हम पोल से, ध्रुव से मान लेंगे -v। अब इसमें देखो, अब हम चित्र से थोड़ा ध्यान देंगे। जो I है और R है, तो I और R बहिष्कोण है। अब ये बता सकते हैं कि I किस त्रिभुज का बहिष्कोण है? तो AOC का ये बहिष्कोण है। ये CA को बढ़ाया गया और इसके साथ एंगल बन रहा है।
त्रिभुज OAC का बहिष्कोण I है। अतः प्रमेय से ध्यान देंगे, अतः प्रमेय से I जो होगा दूर वाले दो अंतःकोणों की योग के बराबर होगा। से प्रमेय से ध्यान देंगे, I इक्वल टू लिखा जाएगा दूर वाले दो अंतःकोणों के अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। तो यहाँ होगा I बराबर अल्फा प्लस गामा। अब एक और कोण है जो R है अपवर्तन कोण, वह भी त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो किसका है ध्यान देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज IAC का बहिष्कोण R है। अतः प्रमेय से होगा, अतः प्रमेय से R बराबर क्या लिखा जाए, तो बीटा प्लस गामा। अब इसमें देखो स्नेल का जब नियम लगाएंगे तो स्नेल के नियम से ध्यान देंगे। स्नेल के नियम से होगा साइन I अपान साइन R इक्वल टू n होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, लेकिन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का देख रहे हैं तो n1 अपान हो जाएगा n2। अब देखो I तथा R के अति सूक्ष्म होने पर, I तथा R के अति सूक्ष्म होने पर, I तथा R के अति सूक्ष्म होने पर साइन I इक्वल टू I तथा साइन R इक्वल टू R तथा साइन R इक्वल टू R मान सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, ध्यान दो, लिख सकते हैं। तो यहाँ I अपान R इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ I अपान R इक्वल टू n1 अपान n2 या n2 I इक्वल टू n1 R। ये हुआ समीकरण नंबर, इसको हम एक मानते हैं, समीकरण नंबर ये हुआ एक। लेकिन अभी एक मत मानो, अभी I और R का मान इसमें रखना भी पड़ेगा। तो देखो I का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा है, तो n2 इन ब्रैकेट I के जगह पर अल्फा प्लस गामा और n1 इंटू R के जगह पर मान लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा। अब इसमें n2 अल्फा प्लस n2 गामा बराबर n1 बीटा प्लस n1 गामा। इसमें क्या करेंगे, गामा वाले पदों को एक को रखेंगे और अल्फा बीटा को एक को रखते हैं, तो n2 अल्फा माइनस n1 बीटा बराबर होगा n1 गामा माइनस n2 गामा। इसमें देखो n2 अल्फा माइनस n1 बीटा इक्वल टू n1 माइनस n2 इंटू गामा, समीकरण नंबर 1। अब चित्र से ध्यान देंगे, जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, चित्र से अल्फा बीटा गामा का मान हम निकाल कर रखेंगे। चित्र से अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर ध्यान देना, चित्र से अल्फा इक्वल टू होगा tan अल्फा और tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार होगा। तो लंब अल्फा के लिए लंब, तो सबके लिए लंब am है, तो am अपान OM। तो am है, am का मान h माइनस आई am अपान, ध्यान देंगे am अपान OM को OP मान सकते हैं, OM को मान सकते हैं OP, क्योंकि MP जो दूरी है सभी दूरियों की तुलना में अति सूक्ष्म है। AM के जगह पर h, OP के जगह पर माइनस U। बीटा बराबर ध्यान दो, ये बीटा इक्वल टू tan बीटा और tan बीटा इक्वल टू am अपान बीटा है तो im, और यह होगा am अपान im को हम IP लिख सकते हैं।
तो यह हुआ माइनस H/V तथा गामा बराबर tan गामा, और tan गामा बराबर होगा लंब बटे आधार, तो AM अपान आधार होगा MC, और ये हुआ AM अपान जो MC है इसको जगह पर हम CP लिख सकते हैं, और ये हुआ H/R प्लस R होगा ये। अब अल्फा बीटा गामा का मान अल्फा कामा बीटा कामा गामा का मान समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 देख लो, ये जो दिया है समीकरण नंबर 1 में अल्फा की जगह पर मान होगा N2 इंटू अल्फा की जगह पर मान लिखा जाए माइनस H/U, और माइनस N1 बीटा की जगह पर ध्यान दो माइनस H/V, N1 माइनस H/V बराबर N1 माइनस N2, और इंटू गामा की जगह पर होगा H/R। अब इसमें देखो ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस होगा तो हम क्या वहाँ लिखेंगे, प्लस को हम इधर लाते हैं तो ये प्लस N1 H/V माइनस N2 H/U, और बराबर हुआ N1 माइनस N2 इंटू H/U हुआ R। अब यहाँ N2 को यदि हम बाहर करें तो देखो N2 तो बाहर होगा, सब पूरे में से N2 हम बाहर ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ N1 अपान N2, और H तो कट जाएगा दोनों पक्षों से, तो इंटू 1 अपान ये हुआ V, और माइनस N2 बाहर हो गया, H भी कट गया, तो 1 अपान U, और इसमें से जब N2 को बाहर करोगे तो N2 जब बाहर होगा तो यहाँ N1 अपान N2 माइनस 1 इंटू H, तो H तो कट चुका है अपान R। अब देखो N2 से N2 कट जाएगा, N1 अपान N2 एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, और उसको हम N मान लेंगे, तो N1 अपान N2 तो पहले के सापेक्ष दूसरे का है, तो N अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू यहाँ भी N होगा N माइनस 1 अपान A हुआ R। तो इस तरह से देख रहे थे हम कल जो सूत्र का निगमन किए थे, N अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N माइनस 1 अपान R। कहने का मतलब जो फार्मूला गोलीय उत्तल पृष्ठ से आ रहा है वही गोलीय अवतल पृष्ठ से भी हम कल सिद्ध किए थे। तो कहने का मतलब गोलीय चाहे उत्तल पृष्ठ हो चाहे गोलीय अवतल पृष्ठ हो, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन का जो सूत्र है, प्रकाश का अपवर्तन एक ही आता है, ध्यान देना। अब ध्यान दो, इसके बाद तो हम लेंस बताएंगे और लेंस संबंधी कुछ परिभाषाओं को बताएंगे। तो पहले देखेंगे लेंस की परिभाषा क्या है। दो पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दोनों पृष्ठों में दोनों उभरे भी हो सकते हैं, दोनों में से एक वक्र और एक समतल हो सकता है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि पृष्ठ कैसा हो, कोई दो पृष्ठ हो, दोनों पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम कहलाता है लेंस। अपनी बनावट के अनुसार लेंस कई तरह के होते हैं। यदि दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं तो द्विउत्तल लेंस, यदि दोनों पृष्ठ धंसे हुए हों तो अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब बीच में पतला होगा, किनारों पर मोटा होगा, ऐसे धंसा होगा। ऐसे उभरा हुआ दोनों पृष्ठ लेंगे तो वह उत्तल होगा, दोनों पृष्ठ धंसा तो अवतल होगा, जिसको अपसारी और अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस का जो
अपवर्तन होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक लेंस प्रकाश की किरणों को समेटने का काम करता है और एक बिखेरने का काम करता है। लेंस का यदि हम एक पृष्ठ समतल लें, दूसरा उत्तल ले लें तो समतल उत्तल, यदि एक समतल दूसरा क्या होगा अवतल, तो समतल अवतल। इस तरह से बनावट के अनुसार लेंस 6 तरह के होंगे। अपनी बनावट के अनुसार लेंस होंगे 6 तरह के। लेंस में भी पोल होगा, ध्रुव होगा, लेंस का मुख्य अक्ष होगा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा, लेंस के पास ध्रुव भी होगा, लेंस की वक्रता त्रिज्या भी होगी। इन सारी बातों का अध्ययन अब कल करेंगे, आज नहीं। लेंसों की परिभाषा कल हम बताएंगे और लेंस संबंधी कुछ सूत्रों का निगमन भी करेंगे। इसको आप करो, टाइम देखो कितना हो रहा है।